BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एचजेएस 2019 के प्री के पेपर डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है आप लोग के बिहार एचजेएस 2020 जो कि शेड्यूल्ड है 17 जनवरी 2021 को। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 50 देखेंगे और इसके अगले वीडियो में हम लोग रेस्ट जो 51 से लेके 100 क्वेश्चन बच जाते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑथराइजेज अ स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो इसका आंसर है 77th अमेंडमेंट। ये आया था 1995 में। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not one of the qualifications for election of a person as president of India। तो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शंस ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो दे रखा है आर्टिकल 58 में, और इसके अनुसार जो क्राइटेरिया है, पहला है कि वैसे पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वैसे पर्सन को 35 इयर्स का एज कंप्लीट कर लेना चाहिए, और वैसा पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो उस अनुसार ये जो क्वालिफिकेशन ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ये गलत है। यहाँ 45 की जगह 35 इयर्स होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से अधिक स्टेट के बीच को डिस्प्यूट, या बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन द वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट ऑन द अदर, ये सारे जो हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 9th शेड्यूल लिख रखा है लेकिन ये 10th शेड्यूल होना चाहिए। तो 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ, तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली और आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, ये सारे जो मेंबर्स हैं यहाँ के उनका डिस्क्वालिफिकेशन दे रखा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज। तो इसका जो आंसर है वो होगा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 16 to 14 years। क्वेश्चन नंबर 6, judicial review is the basic feature of the constitution was finally decided in, the answer is L. Chandra Kumar's case। Question number 7, who shall have power to seek advice of Supreme Court of India। तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। ये दे रखा है आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4A was inserted by way of, आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। ये 1976 का अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। Who gave dissenting judgment in सबरीमाला केस। सबरीमाला केस एक बहुत ही हाईलाइटेड केस है जिसमें फीमेल हैविंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल वर नॉट अलाउड टू इंटर द टेम्पल। तो इसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो कि एक फीमेल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। इनका कहना था कि जो धार्मिक परंपराएं हैं उन्हें धर्म के अनुसार चलने देना चाहिए, उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वे ऑफ, आंसर इज 124th अमेंडमेंट। देखिए 124th अमेंडमेंट बिल आया था, ठीक है, लेकिन फाइनली ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट के रूप में आया। तो याद रखिएगा, अगर बिल पूछे तो 124th अमेंडमेंट बिल और एक्ट पूछे तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग ए मैरिज वॉइड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो आप सेक्शन 11 देखेंगे तो ये वाइड मैरिजेज की बात करता है,
और सेक्शन 12 ये वॉइडेबल मैरिजेस की बात करता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ग्राउंड है वो वॉइड मैरिज यानी कि सेक्शन 11 के अंदर नहीं आता है, मीन्स वॉइड मैरिज नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। At the time of marriage, either of the parties was incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind। ये voidable marriage का ग्राउंड है, void marriage का ग्राउंड नहीं है, इसलिए आंसर will be ऑप्शन बी। अगला सवाल है which of the following statement is incorrect। तो अगर आप सेक्शन 8 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट देखेंगे तो वो बात करता है कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बोलता है ये विडो और एन अनमैरिड वुमन कैन नॉट एडॉप्ट ए चाइल्ड। ये गलत है, ये विडो और एन अनमैरिड वुमन कैन वैलिडली एडॉप्ट ए चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 13, रूल्स ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 डू नॉट अप्लाई टू प्रॉपर्टीज ऑफ। तो आंसर विल बी ऑल, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सिख, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट। और ये आपका दे रखा है सेक्शन 29 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे देखिए, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट फैमिली अंडर द मुस्लिम लॉ, ये सही है। मुस्लिम लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज कंसेप्ट ऑफ राइट बाय बर्थ इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर इन फेवर ऑफ द सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ये भी सही है। Father under Muslim law enjoys full power of alienation of the power of the property, ये भी सही है। तो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, मीन्स कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, ये वाइफ अंडर मुस्लिम लॉ इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। तो आप देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, तो इसमें जो मुस्लिम वाइफ है उसके पास ये तीनों ग्राउंड है टू सीक डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। तो इसलिए आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, which of the following statement is correct? There is no statute in India which enables a Muslim to seek adoption. B, a Muslim woman can adopt a child. C, a Muslim wife can adopt a child only with the consent of her husband. D, a Muslim or female can adopt a child invoking provision of the Juvenile Justice Act, Care and Protection of Children Act. Answer will be D. अगर आप ये तीनों ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि मुस्लिम लॉ, कोई मुस्लिम अगर एडॉप्ट करना चाहता है चाइल्ड तो मुस्लिम लॉ जैसा कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है मुस्लिम लॉ में जो एडॉप्शन का राइट देता है। लेकिन अगर ये मुस्लिम जो है वो एडॉप्ट करना चाहता है तो वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 के अंतर्गत एडॉप्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है टेस्टामेंट्री सक्सेशन मीन्स। तो टेस्टामेंट्री मीन्स डिस्पोजिंग ए प्रॉपर्टी बाय विल, तो इसका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है एस्टेट मीन्स। तो इसका आंसर होगा सी, डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द गवर्नमेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन इंटेस्टेट लिविंग बिहाइंड नो हेयर क्वालिफाइड टू सक्सीड हिज प्रॉपर्टी। और ये आपको दे रखा है सेक्शन 29 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि फादर जो है वो अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट क्लास 2 ईयर है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील्स विथ जुडिशियल सेपरेशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट? आंसर विल बी सेक्शन 10। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज की बात करता है, सेक्शन 13 भी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात करता है।
Question number 21. Right to lodge caveat is provided under. Answer will be section 148A of CPC. Question number 22. Enlargement of time fixed by the court is provided under section. Answer is section 148 of CPC. Issues are framed under. Answer is order 14 of CPC. ये plaint can be rejected, याद होना चाहिए, ऑर्डर 7 रूल 11 में दे रखा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो इसमें ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? तो व्हेन द प्लेंटिफ इज व्हेन द प्लेंट इज इनसफिशिएंटली स्टाम्प्ड, सेकंड वेयर द सूट इज बार्ड बाय लॉ, थर्ड वेयर द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज प्रोवाइडेड अंडर। आंसर इज एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू सेटअप? तो सेटअप कहाँ दे रखा है? ऑर्डर 8। पार्टिकुलरली अगर देखें तो ऑर्डर 8 के रूल 6 में। अगला क्वेश्चन है विच प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट मैंडेट्स दैट आर्बिट्रेशन agreement shall be in writing? Answer is section 7। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3 जो है वो बोलता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टी ऑन द अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर? आंसर इज ऑथोरिटी शैल नॉट बी रिवोक्ड। ये आपका सेक्शन 40 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 बोलता है। क्वेश्चन नंबर 29। अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कोर्ट कैन रिमूव आर्बिट्रेटर और अंपायर? तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। सेक्शन 5 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 बोलता है कि कोर्ट का इंटरवेंशन मिनिमम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये डिफेंडेंट इंटर्स अपीयरेंस इन ए मनी सूट एंड फाइल्स ए पिटीशन इन्फॉर्मिंग द कोर्ट दैट there exists an arbitration agreement between the parties. However, during pendency of such adjudication by the court, the defendant gets an arbitral tribunal constituted as per the stipulation of the agreement and obtains an award in his favor. तो इस केस में कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर इज द अवार्ड वुड बी अ वैलिड अवार्ड। अगर हम सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 देखें, वो बोलता है कि अगर कहीं पे कोई सूट पेंडिंग है और वहाँ कोई भी पार्टी ये बोलता है कि रिगार्डिंग सेम सब्जेक्ट मैटर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, देन कोर्ट इज बाउंड टू रिफर द पार्टी टू फॉर आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे वैसा कोई सिचुएशन नहीं, यहाँ सिंपली बोलता है कि कोर्ट को बताया एक पार्टी और इन द मीनवाइल एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हुआ और वो अवार्ड पास हुआ, तो ये अवार्ड वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 31। हु इज कॉम्पिटेंट टू स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड? तो आंसर इज द कोर्ट बिफोर हुम द एप्लीकेशन इज मेड अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। सेक्शन 34 डील्स विथ सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। तो जहाँ पे ये सूट फाइल होगा टू सेट द आर्बिट्रेशन अवार्ड असाइड, वहीं पे एप्लीकेशन फाइल होगा कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसका एग्जीक्यूशन को स्टे किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। H and W, after a protracted legal entanglement, decided to annul their marriage through divorce by mutual consent, and it was agreed upon between them that H would pay rupees 5 crore only towards one-time alimony as against permanent settlement of the claims between the parties. One of the stipulation of the settlement was that W would not remarry for a period till the child who was given in custody of W would attain the age of 30 years, or else W would be liable to refund the amount received as permanent alimony towards permanent settlement between the parties. तो ऐसे केस में क्या होगा? तो जो सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वो सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, सेकंड पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है, वो वॉइड होगा, क्योंकि ये रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज है जो कि
An agreement to restrain a marriage is barred under Section 26 of Indian Contract Act. क्वेश्चन नंबर 33 अवेलेबल नहीं था और क्वेश्चन नंबर 49 भी अवेलेबल नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए फाइनेंसियर एंड परचेजर ऑफ व्हीकल इन्वॉल्विंग एडवांस ऑफ मनी बाय द फाइनेंसियर फॉर परचेज ऑफ ए व्हीकल इज गवर्न बाय विच प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सवाल पूछ रहा है। अगर विच प्रिंसिपल ऑफ लॉ पूछता तो हायर परचेज हो जाता है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है, लेकिन पूछ रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आंसर विल बी बेलमेट। क्वेश्चन नंबर 35, इज सूट फाइल्ड बाय एन एजेंट अंडर ए जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मेंटेनेबल एट हिज इंस्टेंस? आंसर इज नो। प्लीज रिफर टू सेक्शन 230 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, टी coaches M, a minor who is a student of secondary school in mathematics. Though there was no talk between the father of M and T with respect to any remuneration to be paid to T, yet the father of M had knowledge of the coaching imparted by T. After M succeeded in his examination, T demanded remuneration from father of M. Which legal principle would govern the case at hand? The answer will be C. T would be entitled to recover from father of M since father of M has enjoyed the benefit of non-gratuitous act of T, that being coaching M. आप देखेंगे सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 2018 is correct? Answer will be, it will be applicable to pending cases. जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये समवट इन द नेचर ऑफ प्रोसीजरल लॉ, तो प्रोसीजरल लॉ जो है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, द रेडीनेस एंड विलिंगनेस ऑफ ए पार्टी सीकिंग अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए मस्ट बी अबर्ड एंड प्रूव्ड, option B must be proved, option C must be dispelled by the defendant through cogent evidence, all of the above. Answer is B must be proved। जो must be averred and proved है वो 2018 के अमेंडमेंट के पहले था आपका सेक्शन 16C ऑफ SRA में, तो उसमें से must averred जो वर्ड है averred वर्ड हटा दिया गया, मीन्स नाउ इट इज must be proved। क्वेश्चन नंबर 39, an order allowing the prayer of injunction should ensure that, मीन्स इंजंक्शन का प्रेयर है तो उसमें क्या क्या कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो पहला, द प्लेंटिफ हैज पर्सनल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, ये सही है। द ऑर्डर शुड नॉट इम्पेड और डिले द प्रोग्रेस ऑन कंप्लीशन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मीन्स अगर कोई इंजंक्शन ग्रांट किया जाए उससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन या प्रोग्रेस में डिले हो तो ऐसा इंजंक्शन नहीं होगा, ये भी सही है। थर्ड, द प्लेंटिफ शुड नॉट हैव एक्विस्ड द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 40, which one of the following is correct with respect to substituted performance of a contract? 2018 के अमेंडमेंट से सेक्शन 20 जो है वो सब्सटीट्यूट हुआ है और ये सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, the party claiming breach can get the contract performed either himself or through agent after notice to the party who has committed the breach and can claim compensation of the performance from the party committing the breach, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, the correct position of law with respect to damages in lieu of a specific performance of contract would be, तो इसका आंसर होगा neither of the statement is correct। जो स्टेटमेंट ये है ये इनकरेक्ट है एज पर सेक्शन 23 ऑफ SRA और स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है एज पर सेक्शन 24 ऑफ SRA।
क्वेश्चन नंबर 42, डिसोल्यूशन ऑफ ये पार्टनरशिप फर्म हैपेंस अपॉन। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डेथ ऑफ पार्टनर, इंट्रोडक्शन ऑफ ये पार्टनर, बोथ, नन। तो आंसर इज डेथ ऑफ पार्टनर। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म आर सेम बट जस्ट गवर्न बाय डिफरेंट स्टेटस। आंसर इज सही, स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो गवर्न होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से, जबकि पार्टनरशिप फर्म जो है वो गवर्न होता है पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 44, पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड। तो आपका सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बात करता है, ये डिफाइन करता है पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम का। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। व्हेन द पार्टनर्स इंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू क्रिएट ए पार्टनरशिप फर्म फॉर कंडक्ट ऑफ ए बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 45, टाइम इज ऑफ एसेंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड। तो ये डिपेंड करता है टर्म एंड कंडीशन कैसा है उसमें। तो जो ऑप्शन सी है, द स्टेटमेंट वुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट एंड द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ये सही है। और ये आप सेक्शन 11 में टाइम इज एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 46, इन केस ये बायर बाय ए मोबाइल फोन फ्रॉम द फाइंडर ऑफ द फोन विदाउट नॉलेज ऑफ सच डिफेक्ट इन टाइटल एंड द डिफेक्ट इज लेटर डिस्कवर्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो द बायर वुड बी रिक्वायर्ड टू रिटर्न द गुड टू द रियल ओनर एंड रिकवर द कंसिडरेशन ऑफ द सेल फ्रॉम हिज सेलर। एक मैगजीम है, नेमो डेट क्वाइड नॉन हैबिट, मीन्स ये पर्सन कैन नॉट transfer a good title, transfer a title which he does not have. Question number 47, any substantive dispute pertaining to purchase of a laptop purchased through an e-commerce portal would be governed by. So answer will be Sale of Goods Act. तो आप ऑफलाइन परचेज करें या ऑनलाइन परचेज करें, वो गवर्न होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 48, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज। तो ये सब्सटेंटिव लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है, बोथ, नन। तो आंसर इज सब्सटेंटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 49 अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप if he penetrates his penis to any extent into, answer is vagina, mouth, urethra or anus. Therefore option D will be correct. ये आपका दे रखा है सेक्शन 376 के 376 क्लॉज ए में। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 50 देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, सो दैट अगर हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।